अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। एटम मैंने लिख दिया यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल। कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे एटम कब से फंडामेंटल पार्टिकल हो गया। फंडामेंटल पार्टिकल कौन बन गया? ये लोग बन गया। ठीक है, अभी ये भी बताऊंगा जो ये भी हमारे किताब के अंदर गलत लिखा हुआ है। एटम के अंदर ये जो 3 निकल कर आया, ये 3 नहीं था। एटम के अंदर 3 से ज्यादा भी कहा जाता और वो डिस्कवर करके चला जाता है डिस्कवर ऑर्बिट। आके अचानक से पूछ ले कि बताइए 20वें ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको बिल्कुल इतनी बड़ी वैल्यू देख के घबराना नहीं कि 20 में हमें तो 2-4 का नहीं पता है कि तीसरे ऑर्बिट चौथे ऑर्बिट में, ये सब कर दिया तो आप यहाँ पे माइनस का 1 लगाओगे, प्लस का 1। कुछ बच्चे ना वो प्लस देख के प्लस का 1 लगा देते, प्लस मत, लेकिन मैं आपको अब इसका एज एमसीक्यूज बता रहा हूं। अगर इसको प्रोसेस को थोड़ा सॉल्व करना तो ये हेडिंग लगा, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका ये होता ऊपर से नीचे वाले को माइनस कर, यहाँ पर यही आते। इसका मतलब है कि लॉस नहीं, माइनस बताता गेन को। तो याद रखने का तरीका 9 में से 1 को माइनस नहीं करना बल्कि उल्टा आपने जमा कर देना। आपको खाली हाथ नहीं भेजना था, इस वीडियो में आपको कुछ देकर भेजना था। ये सवालात आपके पेपर के अंदर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, ये चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर हर जगह अलग अलग होता है। कहीं पर ये चैप्टर 2 होता है, कहीं पे चैप्टर 3 पर ये होता है, कहीं पे चैप्टर 4 होता है। हमारे कराची बोर्ड में चैप्टर नंबर 2 है। अब इसमें हम बच्चों को यही एडवाइस देते हैं, या हम कहीं खुद भी कोचिंग या किसी कॉलेज में पढ़ा रहे होते हैं तो इस चैप्टर को एंड में पढ़ाते हैं। तो आप भी इसको एंड में देखिएगा। रीजन ये है कि इसका स्पेशली ताल्लुक होता है सेकेंड ईयर से, क्योंकि इसके अंदर ऑर्बिट है, ऑर्बिट के बाद ऑर्बिटल आएगा, फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन वगैरह कुछ कहानी आएंगी, शेयरिंग वगैरह की। उसके बाद इसका काम सेकेंड ईयर में डायरेक्ट आ रहा होता है। तो इसी वजह से हम इसको एंड में पढ़ाते हैं और आपको भी यही एडवाइस देंगे कि आप इसे एंड में देखें। पहले अपना सारा चैप्टर मुकम्मल कर लें। 1 है, इसके अलावा स्टेट्स ऑफ मैटर है, केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स वगैरह के हवाले से होगा। जो जो चैप्टर है सोल्यूशन वगैरह के हवाले से जब मुकम्मल हो जाए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह, उसके बाद एंड में इस चैप्टर को देखना है। लेकिन अभी इस वीडियो पे आए हो तो इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर आप जान कर जाओ, ताकि जब आगे बढ़ोगे, जैसे मैं स्टेट्स ऑफ मैटर वगैरह जब आप इसके बाद डायरेक्ट जम लगाओगे तो वहाँ पर आपको काम आएगा थोड़ा बहुत। तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से पता होना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम से ही पता चल रहा है कि एटम का स्ट्रक्चर मतलब तो शक्ल, और एटम एटम के कुछ शक्ल के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर और देखते हैं कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको रिक्वायरमेंट होगा आगे के चैप्टर्स को पढ़ने में। बाकी ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद सेकेंड ईयर में इसका डायरेक्ट आपको कनेक्शन मिलेगा। अब सबसे पहले एटम। एटम मैंने लिख दिया यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल। कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे एटम कब से फंडामेंटल पार्टिकल हो गया। फंडामेंटल पार्टिकल तो वो चीज़ होता है जिसको हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते। असल में ये बहुत पुरानी थ्योरी मैंने आपको बताई है, यानी कि जब डाल्टन का नज़रिया था 1808 में, अगर हम बात करें 1808 में डाल्टन कहता था कि एटम वो चीज़ है जिसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, तो फंडामेंटल पार्टिकल वही चीज़ होता है। तो एटम उस टाइम फंडामेंटल था, लेकिन वक्त गुजरा और वक्त गुजरने के बाद अलग अलग साइंटिस्ट आए। शायद आप लोगों ने सुना भी हो कि एक नाम इसके अंदर एटम के मजीद डिवाइड कर दिया गया। इलेक्ट्रॉन आया, फिर प्रोटॉन आया और फिर न्यूट्रॉन आया। 3 आया जिसको हमने बाद में, ये तो खत्म हो गया। एटम फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। फंडामेंटल पार्टिकल कौन बन गया? ये लोग बन गया, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, अभी ये भी बताऊंगा जो ये भी हमारे किताब के अंदर गलत लिखा हुआ है। अब जब नेट के मतलब गलत से मुराद है कि पहले फंडामेंटल था बाद में चेंज हो जाता है। एटम भी पहले फंडामेंटल था बाद में चेंजिंग हो गया, तो ये किताब में लिखा रहता है। बच्चे यही जानते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, लेकिन नहीं होते ये। चले, एटम था, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, जे थॉमसन ने किया था 1897 में। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया? गोल्डस्टाइन 1886। फिर न्यूट्रॉन बहुत बाद में जाके डिस्कवर हुआ था 1932 में, जेम्स चैडविक नामी बंदे ने किया था। फिर वक्त गुजरा, वक्त गुजरने के बाद एटम के अंदर ये जो 3 निकल कर आया, ये 3 नहीं था। एटम के अंदर 3 से ज्यादा भी कहा जाता है कि एटम के अंदर 100+ डिस्कवर हो चुके हैं और कुछ अब तक जारी है। यानी एक एटम जिसको आप देख भी नहीं सकते हो, उसके अंदर कौन कौन है, कुछ नाम मैंने सब एटॉमिक पार्टिकल का लिख के रखा है कि ये लोग किसके अंदर होते हैं? एटम के अंदर होते हैं। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन्स, हाइप्रोन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रोनो, पॉजिट्रॉन और 100+ लिख दिया है। आप नेट के अंदर देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, कॉर्क मिल जाएगा, गिलोन मिल जाएगा, बहुत सारे मिल जाएंगे। ये सारे एटम के अंदर होते हैं। इनमें से जो 3 जो है ना, ये जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, पहले कहते थे, वही यहाँ पे लिखा है।
है तो ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल, क्योंकि एटम के अंदर मौजूद है, लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल उसको कहते हैं जो मजीद डिवाइड नहीं हो सके। तो ये लोग सारे सब एटॉमिक पार्टिकल, इनमें से 3 क्या निकल कर आ गया, फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब मैं कह रहा था कि ये भी गलत है, आज के दौर के हिसाब से चेंज हो चुका। नेट के अंदर लिखिएगा प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, ऊपर ही लिखा हुआ आ जाएगा कि न्यूट्रॉन फंडामेंटल, प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। फंडामेंटल पार्टिकल अभी 3-4 बार मैं कह चुका हूं कि वो चीज है जिसको मजीद हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको फंडामेंटल पार्टिकल। जैसे पहले एटम को मजीद डिवाइड नहीं कर सकते थे, जब डिवाइड हुआ तो फंडामेंटल पार्टिकल खत्म हो गया। पता चला कि ये जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। प्रोटॉन असल में 3 कॉर्क्स से मिलके बना रहता है। एक प्रोटॉन जो बनता है वो 3 कॉर्क से बनता है। कॉर्क क्या होता है ये मैंने पहले भी जब इसका स्टार्टअप बताया था उस टाइम इस केमिस्ट्री के आदाब के अंदर अपवर्ड कॉर्क है, डाउनवर्ड कॉर्क है, ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल 3 कॉर्क से मिलकर बना रहता है और ये 3 कॉर्क गिलोन की मदद से चिपका हुआ होता है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहता है। इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन फंडामेंटल तो नहीं हुआ। इसी तरह से न्यूट्रॉन भी ऐसा ही है कि एक न्यूट्रॉन जो बनता है ये भी 3 कॉर्क से मिलके बनता है। तो लो भाई, ये भी फंडामेंटल पार्टिकल से फिर आउट हो गया। फंडामेंटल पार्टिकल तो वो होता है, हाँ इसको फंडामेंटल बोल सकते हो, कॉर्क फंडामेंटल हो गया। क्यों? अब किसी दिन पता चला कि भाई कॉर्क भी 2-3 चीजों से मिलके बना, तो कॉर्क को भी हम कहेंगे भाई आप भी अब फंडामेंटल पार्टिकल नहीं हो। लेकिन आज तक इलेक्ट्रॉन बेचारा वैसी रह गया है, इलेक्ट्रॉन के अंदर ऐसा कुछ नहीं निकला है कि भाई इलेक्ट्रॉन भी किसी चीज से मिलकर बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन को आप सही लफ्जों में कह सकते हो आज के दौर में फंडामेंटल पार्टिकल सिर्फ यही एक अकेला है यहाँ पे जो हम कहते हैं। बाकी तो अंदर जाओगे तो मिल जाएगा। किताब के अंदर पुराने टाइम के हिसाब से लिखा होगा फंडामेंटल पार्टिकल 3 होते हैं, लेकिन हकीकत में फंडामेंटल पार्टिकल अगर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन है। फिर आगे जाइएगा जैसे कॉर्क वगैरह है तो फिर यूं डिवाइड होता हुआ चल जाएगा। अब बात करें अगर इसके चार्ज की, तो इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन पे आगे, क्योंकि अभी थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे तो उस टाइम काम आएगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है न्यूट्रल। अच्छा, आप लोग यही बोलिएगा क्योंकि आपकी किताब में ये लिखा फंडामेंटल पार्टिकल कितना होता है, तो आप एक जवाब नहीं दे दीजिएगा, गलत हो सकता है। मैंने तो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अगर एमसीक्यूज में आए तो आप बता दीजिएगा 3। आप कहिएगा इलेक्ट्रॉन भी होता, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी होता है। ये मैंने आपको इजाफी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। जैसे ही गूगल में लिखोगे वो बता देगा प्रोटॉन इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। आपकी किताब के हिसाब से फंडामेंटल पार्टिकल माना जाता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन को, तो आपको भी यही जवाब देना है। ये 3 है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल है। 3 साइंटिस्ट, किसी ने जे थॉमसन ने, गोल्डस्टाइन ने, और ये काम बहुत एंड में किया गया था न्यूट्रॉन का, ये किया था जेम्स चैडविक ने। अब ईयर भी लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन कब डिस्कवर हुआ है तो 1896 में है, ठीक है। प्रोटॉन कब डिस्कवर हुआ है तो 1886 में है, और न्यूट्रॉन बहुत बाद में है, 1932 में है। अच्छा ये 96 नहीं है, गलती से 97 है। ये तीनों का डिस्कवरी ईयर लिख दिया। अब ये लोग रहते कहाँ थे इसके बारे में भी, कि एटम के अंदर कहाँ है, ये तो था कि भाई एटम के अंदर ये लोग मौजूद है। तो एटम के अंदर एक जगह है न्यूक्लियस, जिसको रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। तो लिख देता हूं यहाँ पे रदरफोर्ड डिस्कवर, क्योंकि बेसिक चीज रिक्वायरमेंट होगी। बाकी जो डिटेल रदरफोर्ड ने कैसे डिस्कवर किया ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब थ्योरी के अंदर जाएंगे। अभी फिलहाल इसको, इस लेक्चर को देखकर आप डायरेक्ट चले जाइए स्टेट्स ऑफ मैटर गैस के अंदर, आपके लिए बेस्ट रहेगा। वीडियो तो भले इसकी पूरी दली हुई होगी, लेकिन बेहतर नहीं देखना आपको। मेरा जाती मशवरा यही है कि आप बस एक लेक्चर देखें, इसका मुकम्मल करें, और डायरेक्ट स्टेट्स ऑफ मैटर गैस के हवाले से, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड और इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह, आगे केमिकल काइनेटिक्स है, थर्मोकेमिस्ट्री, हीट वगैरह, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सोल्यूशन वगैरह, इस तरफ मूव हो जाइएगा आप। तो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, ठीक है। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। जरा मैं उस जगह को हटा देता हूं, उसका भी रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। न्यूक्लियस कौन सी जगह है, ये बीच वाले पार्ट को हम कहते हैं, ऐसा कुछ बनाते हैं। अब कैसे ये सब निकाला था रदरफोर्ड ने बाद में देखेंगे। इसके अंदर 2 लोग रहते, प्रोटॉन रहते और न्यूट्रॉन रहते। फिर रदरफोर्ड की थ्योरी के हिसाब से बात, उन्होंने कुछ डिफेक्ट्स वगैरह भी निकला था। फिर अगला बंदा आया था नील बॉहर, ठीक है, ये था डिस्कवर हुआ था 1911 में। नील बॉहर आता है, फिर मजीद इसके अंदर काम करता है 1913 में, और वो डिस्कवर करके चला जाता है, डिस्कवर
ऑर्बिट। अब इसको ऑर्बिट का हो या शेल का हो या एनर्जी लेवल का हो, तीनों एक ही चीज है, इसको मिक्स नहीं करिएगा। ऑर्बिटल, सब एनर्जी लेवल, सब शेल, ये सब अलग चीज है, अभी इसमें हम जाने ही नहीं है। यानी कि उन्होंने ये बताया कि भाई इसके सराउंडिंग में इस तरह से कुछ नजर आएगा हमारे पास गोल गोल बना हुआ, इसी का नाम ऑर्बिट है, शेल है, एनर्जी लेवल है। क्या नाम रखा? तो इसका नाम रखा के, इसका नाम रखा एल और इसका नाम रखा एम। इस तरह से आगे जाएंगे तो इसका नाम एन, फिर आगे जाएंगे तो ओ, इस तरह से चलता रहेगा। अगर ऑर्बिट के नंबर के हिसाब से बात करें तो यहाँ n की वैल्यू होगी 1, पहला ऑर्बिट उन्होंने n से इसको रिप्रेजेंट किया था। यहाँ n की वैल्यू 1, यहाँ n की वैल्यू 2, यहाँ n की वैल्यू 3, यहाँ n की वैल्यू 4, यहाँ n की वैल्यू 5, इस तरह चलता रहेगा। अब ये क्यों के से स्टार्ट किया, ये भी बच्चे सवाल पूछते हैं। जब मैं आपको नील बोहर पढ़ाऊंगा ना, उस टाइम बताऊंगा कि ए से क्यों नहीं स्टार्ट किया। ए से कर लेते, क्या नील बोहर इतना बड़ा साइंटिस्ट था, क्या उसको ABCD नहीं आता होगा? क्या उसने के से ही पढ़ा था, या उसके मुल्क में ABCD था ही नहीं? तो क्यों इसने के से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट क्यों नहीं किया? ये सारी चीजें जब रदरफोर्ड में पढ़ाऊंगा, रदरफोर्ड के बाद नील बोहर की थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये सारा कहानी इसके अंदर लगा। अब इसके बाद ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद, कि हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है। जैसे पहला ऑर्बिट है, इसके अंदर एक लिमिट तक इलेक्ट्रॉन की तादाद आ सकती है, दूसरा है तो दूसरे के अंदर एक लिमिट तक आ सकती है, तीसरे के अंदर। तो पहले में लोगों को याद होता है, पहले में सबको पता है कि भाई पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आ जाते। लेकिन अगर मैं तीसरा पूछूं तो तीसरे से ना बच्चा 16 और 18 करना शुरू कर देता है, वो पता नहीं डबल कर लेते हैं कि 8 का डबल कितना होता है, 16 होता है। कुछ लोग 18 बोलते हैं, वो सही कहते हैं। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि किस मदद से ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद निकाली जा सकती है। तो ये जगह मुझे क्लियर कर देना चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको लिखना है तो लिख लीजिए इसे। तो फॉर्मूला क्या बताया नील बोहर ने, ये था भाई 2n का स्क्वायर, n इज इक्वल टू 1, यानी कि के शेल के लिए अगर हम निकाले तो ये फॉर्मूला लगेगा 2n का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं दूसरे ऑर्बिट के लिए पूछूं, यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 2, और दूसरा ऑर्बिट कौन सा होता है? सेकेंड ऑर्बिट L होता है। तो यहाँ पे लगाया L ऑर्बिट के लिए, L में 8 आंसर आ रहा है। चेक करते इस फॉर्मूले से, 2 n के बजाय लगाएंगे 2, इसके ऊपर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, डायरेक्ट लिख देता हूं, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन। अब मैं तीसरे ऑर्बिट के लिए पूछूं तो तीसरे के लिए अब आपको इस फॉर्मूले की मदद से पता चल जाएगा। m ऑर्बिट के लिए 2, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं पूछ लूं, लिख देता हूं यहां पर कि m ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 आएंगे। इसके बाद पूछो उसमें कितने हैं, तो कुछ लोगों का जवाब अजीब, मतलब कि 36 ज्यादातर आता है, क्योंकि उनके दिमाग में पता नहीं इसका डबल, क्योंकि 8 का डबल वो 16 बताते, फिर उधर जाओ तो पता नहीं 18 का डबल वगैरह करना शुरू कर दे। डबल वाला कुछ कहानी नहीं है, डबल किस तरह से वो भी मैं बताऊंगा आपको। इसके अंदर अगर मालूम करना है चौथे ऑर्बिट के लिए तो n इज इक्वल टू 4, और ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट कौन है n 2, और चौथे के लिए 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 को डबल कर दीजिए मल्टीप्लाई बाय 2 तो 32 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर कोई पूछ ले भाई पांचवें ऑर्बिट में कितना होगा, पांचवा ऑर्बिट कौन सा होगा वहां पर, ये 1 2, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। ऑर्बिट ओ के लिए हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो 2, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 50, यानी कि इसके अंदर 50 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ 32 होंगे और यहाँ 50 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हम बैठ के इस तरह से, तो इसका आसान सा हल ये है, अगर जैसे मैं आपसे अचानक से पूछ लूं, ये तो पांचवें तक का है ना, मैं बोल दूं कि भाई n इज इक्वल टू 7, छठे ऑर्बिट में कितने होंगे, तो आप फॉर्मूला लगाए बगैर भी निकाल सकते हो। अब देखो कर क्या रहे हो, जिस ऑर्बिट का मैं कह रहा हूं ना, जैसे मैंने पहला ऑर्बिट का कहा तो 1 का स्क्वायर निकाल के उसका दरअसल डबल किया आपने, यही किया ना, 1 का स्क्वायर निकाला और क्या किया, डबल किया। जब मैंने 2 का पूछा तो 2 का स्क्वायर निकाला 4 निकला, और 4 को क्या किया, डबल किया तो 8 हो गया। जब मैंने तीसरे का पूछा तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का डबल 18 आ गया यहाँ पे। 4 का अगर मैंने पूछा तो 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 16 का डबल 32।
ऐसे ही हुआ। जब 5 में बात किया तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का डबल 50। इस तरह से अगर मैं 7वें के लिए पूछता हूं तो 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, 49 को डबल कर दीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 49 का डबल 98 इलेक्ट्रॉन होगा इस वाले में। अगर मैं छठे ऑर्बिट के लिए पूछ लूं यहां पे तो n का स्क्वायर सॉरी 6 का स्क्वायर 36, 36 का डबल निकाल दीजिए 72 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी ऑर्बिट का इस तरह से आप बासानी निकाल सकते हो, क्योंकि आगे जाएंगे ना तो काम आता दरमियान पे। चैप्टर 2 और 3 में तो काम आएगा ही, लेकिन मैंने कहा ये दोनों चैप्टर को स्किप करके आपको डायरेक्ट स्टेट्स ऑफ मैटर में जाना है। लेकिन ये बेसिक चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है। इसके अलावा एक और चीज याद रखिएगा कि प्रोटॉन ज्यादा ताकतवर होता है खींचने के मुकाबले में। आपके पास एक लिख भी देता हूं यहां पर, एक प्रोटॉन बराबर होता है 1836 इलेक्ट्रॉन के। यानी कि तराजू पल्ला अगर आपके पास मौजूद है ना तो एक तरफ 1836 इलेक्ट्रॉन रखोगे और एक तरफ एक प्रोटॉन रखोगे, दोनों बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन में कम ताकत है, प्रोटॉन में ज्यादा ताकत है। आपको जब आगे जाएंगे तो ये भी है, इसी बुक में इसी चैप्टर में लिखा रहता है कि एटम का सारा वजन ना उसके सेंटर न्यूक्लियस में ही होता है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आगे जाके भी आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जब कोई गैस वगैरह पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन की ताकत कम है तो वो कम खींचेगा, प्रोटॉन की ताकत ज्यादा है तो चीजों को अपनी तरफ खींचने की ज्यादा ताकत रखेगा। ये आपको लंदन डिस्पर्जन फोर्स, आयोन डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लिक्विड वगैरह चैप्टर पे काम आएगा, इसलिए मैंने आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बता दी। अब किसी भी ऑर्बिट का निकाल सकते हो। इन केस अचानक से कोई आया, कोई बोला 10वें ऑर्बिट का बताओ, तो आप घबराना नहीं है, आपने 10 का स्क्वायर निकालना दिमाग में। 10 का स्क्वायर 100 होता, 100 का डबल 200 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर कोई पूछता है बताइए 12वें इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। 12 144, अगर कैलकुलेटर है तो वहां से निकाल लो 12 का स्क्वायर और 144 का डबल कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको निकालता हूं 144, इसको डबल करते हैं 12वें के लिए तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो गया 288। अगर कोई आके अचानक से पूछ ले कि बताइए 20वें ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको बिल्कुल इतनी बड़ी वैल्यू देख के घबराना नहीं कि 20 में हमें तो 2-4 का नहीं पता है कि तीसरे ऑर्बिट चौथे ऑर्बिट में। ये सब हाइपोथेटिकल कंडीशन के लिए, इतना दूर का ऑर्बिट होता नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकल कंडीशन में हम आइडियली आगे चल सकते हैं। तो इस 20 का स्क्वायर निकालिए। 20 का स्क्वायर, अगर मैथ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, 2 का स्क्वायर 4 और 0 होता है जब स्क्वायर होता है तो उसको हम 2 बार लिख देते हैं। 400 का डबल 800, निकल आया 800 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी ऑर्बिट का आप आसानी से निकाल सकते हो इस फॉर्मूले के तहत। तो ये फॉर्मूला आप लोग रट्टा लगा लीजिएगा, आपको काम आता है, ठीक है। इसको आप लोग मारिएगा रट्टा। ये फॉर्मूला नील बोहर ने बताया था और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। कुछ चीजें और भी हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियस में जो चीज होता है उसमें मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है। ये कुछ टर्म भी आपको अभी काम आएगा आगे। तो इसको जो लिखना है लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एटम को कुछ स्ट्रक्चर बनाया, सेंटर में बनाया न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, और बाकी जो ब्लू कलर का जितना भी बन जाए उसको आप लोग बोलोगे ऑर्बिट। जो भी पीछे लिखा था वही एनर्जी है, सॉरी एनर्जी लेवल कहलाता है और वही कहलाता है शेल। अच्छा, ये सब ऑर्बिट वगैरह बाद में जाने के बाद फिर ये बेचारा ऑर्बिट भी गलत हो जाता है, इसके अंदर भी ऑर्बिटल वगैरह निकल आता। खैर वो आगे जब जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा, वो SPDF वगैरह के नाम से जाना जाता है। ये हमारे पास KLMNO इस तरह से चलता रहता है। अब सेंटर में ये दोनों का मजमुआ जो कहलाता है ना, सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये कहलाता मास नंबर। लिख देता हूं यहां पर, बल्कि ये रहा, इन दोनों का जो सम कहलाता है, इन दोनों के सम को हम कहते हैं मास नंबर। और मास नंबर का सिंबल क्या होता है याद रखना है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं मास नंबर का सिंबल ए से होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी आएगा तो यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। तो सम इन दोनों का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करोगे तो क्या कहलाता है मास नंबर। अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं यहां पर तो यूं लिख सकता हूं, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये हो गया फॉर्मूला। इसको आप लोग ना यूं भी लिख सकते हो। मास नंबर का सिंबल अभी क्या बताया, ए, ठीक है, और प्रोटॉन का सिंबल ये P, न्यूट्रॉन का सिंबल N। तो ये फॉर्मूला हो गया A इज इक्वल टू P प्लस N। एक और चीज है कि एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन होते हैं उसी से एटॉमिक नंबर का पता चलता है, इलेक्ट्रॉन से कभी हम पता नहीं करते।
क्योंकि अगर एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो कोई बड़ा मसला नहीं, फिर वो आयोन में कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर एक आध प्रोटॉन कम हो जाए तो वो एटम अपना पहचान ही खो देता है। जैसे अगर सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन का एक होता है नजरिया। अगर एक प्रोटॉन निकल गया उसके अंदर से तो वो कन्वर्ट हो जाता है नियोन दूसरे एलिमेंट, उसका आइडेंटिफिकेशन ही चेंज हो जाता है। तो इधर लिख भी देता हूं कि जितना एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर नॉर्मली बराबर होता है प्रोटॉन के, ठीक है, यही देखकर फैसला किया जाता है, ये दोनों आपस में बराबर होता है। अब प्रोटॉन का सिंबल तो P है, एटॉमिक नंबर का सिंबल जो होता है वो Z होता है, जिसको हम Z से लिखते हैं। तो ये होता है Z इज इक्वल टू P, ये दोनों आपस में बराबर है। तो इस फॉर्मूले को ना आप एक और अंदाज में लिखा जाता है, ज्यादातर यही वाला अंदाज में हमें लिखा हुआ मिलता है। ऊपर हम लिखते हैं भाई मास नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू, न्यूट्रॉन तो अपनी जगह वैसी रहेगा, न्यूट्रॉन वैसी रहेगा, प्रोटॉन के बजाय, क्योंकि प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर बराबर होता है, तो आप यहां पे ये भी लिख सकते हो, उसको हटाकर एटॉमिक नंबर, मास नंबर का सिंबल A, एटॉमिक नंबर का सिंबल Z के नाम से आप कह सकते हो इसको, और न्यूट्रॉन का सिंबल N, A इज इक्वल टू Z प्लस N। कुछ बच्चों को 9th क्लास का याद आ गया होगा, 9th क्लास में यही लिखा होता है, चैप्टर नंबर 2 जब आप लोगों को 9 में पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर वहां पर भी है। तो A इज इक्वल टू Z प्लस N, ये वाला फॉर्मूला आपको मिलता है। ऊपर वाला फॉर्मूला भी चल सकता है, लेकिन अब बुक में ये लिखा हुआ है तो इसी को हम फॉलो करते हैं, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल वगैरह बनाए जाते हैं। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल बनवाऊंगा अभी इससे, कि कौन कौन से न्यूमेरिकल इसके अंदर से आ सकते हैं। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन याद रखिए कि एटम ना न्यूट्रल ही होता हमेशा। वो एक अलग बात है कि एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो वो एक अलग केस है वहां पर, कि अगर एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फिर वो पॉजिटिव आइन या नेगेटिव आइन वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। फिलहाल एटम न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जितना पॉजिटिव आइन है, न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, अगर न्यूट्रॉन चला जाए न्यूट्रॉन आ जाए। लेकिन न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जितना उसके अंदर प्रोटॉन होगा उतना ही उसके अंदर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, तभी एटम हमारे पास न्यूट्रल होता है। इन केस अगर इलेक्ट्रॉन चले जाए तो फिर वो न्यूट्रल नहीं कहलाता, फिर वो आयोन में कन्वर्ट हो जाता, पॉजिटिव आइन बन जाएगा या तो नेगेटिव आइन बन जाएगा। अब क्या कहानी है, कुछ चीजें और मैं इसमें लिखवा दूं, इस जगह में लिखता हूं कि आपको कोई भी एलिमेंट अगर लिखा हुआ नजर आए यहां पर, एनी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट हो सकता है यहां पर, अगर इसके उल्टे हाथ के ऊपर कोई चीज होता है तो ऊपर का जो चीज होता है यहां पर मास नंबर का जगह है। अभी मैं दिखाता हूं कि किस तरह से, जैसे कभी आपको Na लिखा हुआ मिले, ऊपर 23 लिखा हुआ मिले, तो ये ऊपर वाला नंबर मास नंबर होता है। अगर आप लोगों ने आइसोटॉप्स वगैरह चैप्टर 9 में 9th क्लास में पढ़कर आए तो इस तरह से देखा होगा 1 1 2 1 और 3 1। तो उल्टे हाथ के ऊपर जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं मास नंबर, और उल्टे हाथ के नीचे जब कोई नंबर होता है तो इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर के नाम से जाना जाता है। इस जगह में दो पॉसिबिलिटीज है, कभी इस जगह में प्लस चार्ज भी मिल सकता है, कभी नेगेटिव, और कभी कुछ भी नहीं मिले। जब कुछ नहीं मिलेगा तो ठीक है इस तरह का, लेकिन कभी कभार इसके ऊपर प्लस का 1 डल सकता है या कभी माइनस का 1 कहीं पर डल जाए। तो अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये बताता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉजिटिव आइन, ये और ये दोनों क्या क्या चीज है, पॉजिटिव का मतलब हमारे दिमाग में आता है ऐड, लेकिन जब आगे जाएंगे, ये तो चैप्टर 9 अगर आप लोगों ने बहुत स्ट्रांग पढ़ा हुआ है, तो पॉजिटिव आइन का मतलब होता है जब पॉजिटिव चार्ज आता है, इसका मतलब किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया है। आगे जाएंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे, फिलहाल डायरेक्ट यहाँ याद रख लीजिएगा कि पॉजिटिव का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खो जाना, और नेगेटिव का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। क्योंकि सब जब सवाल सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, एक और स्टेटमेंट आप, एक तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इन सबसे एक और इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं इस तरह से कि भाई जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, या यूं लिख देता हूं कि नॉर्मली न्यूट्रल हालत में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और जितना प्रोटॉन होगा वही क्या होता है, एटॉमिक नंबर।
तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू P, P इज इक्वल टू Z। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर ये तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो सकता है। बहुत सारे सवालात में तीनों की वैल्यू सेम होती है, फिर वो कम हो सकता है। अब इसमें कम कौन हो सकता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है कि ऑर्बिट के अंदर से निकल के बाहर चल जाता है। प्रोटॉन नॉर्मली नहीं निकलता है, वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है कभी एक निकल जाता है, कभी दो निकल जाता है। तो कैसे, अब इसको कैसे डील किया जाए, ये तो न्यूमेरिकल में भी क्लियर हो जाएगा कि क्या है। आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, ये फॉर्मूला याद रख लेना है और ये रिलेशन आपने याद रख लेना है। ये दो रिलेशन अगर आपको याद रहता है तो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बआसानी निकाल सकते हो किसी भी एलिमेंट के लिए। अब एनी एलिमेंट यहाँ पे कुछ भी, जैसे यहाँ पे एनी लिखा है, हो सकता है कभी यहाँ पे Cl हो। अब Cl के ऊपर लिखा हो 35 लिखा हुआ और नीचे 17 लिखा हुआ, तो ऊपर वाला नंबर मास नंबर कहलाता है, नीचे वाला नंबर एटॉमिक नंबर कहलाता है। यहाँ 23 नीचे 11, ऊपर वाला नंबर मास नंबर, नीचे वाला नंबर एटॉमिक नंबर। एक चीज बार बार कह रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा कि मास नंबर का जो सिंबल है ना A है और एटॉमिक नंबर का सिंबल Z है। वो हमारे दिमाग में यूं आता है कि A फॉर एटॉमिक नंबर होना चाहिए, उसको यहां से जोड़ देते, ऐसा नहीं है। A जो है मास नंबर का है और Z जो है एटॉमिक नंबर का, और N तो हमारे पास सेट है यहाँ पे न्यूट्रॉन के लिए। बाकी सब भी अपनी अपनी जगह सेट है, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन है। बस मास नंबर का सिंबल A है, M नहीं है, और एटॉमिक नंबर का सिंबल A नहीं है, Z है। तो इसमें लिख लीजिए फॉर्मूले वगैरह। ये असल में ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला काम का है, उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल बनवाता हूँ। चले जी, स्टार्ट करते। पहले ही सवाल है, फॉर्मूला मैंने दोबारा से साइड में लिख के रख दिया है। आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है इसका। तो अब इसके अंदर डेटा वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, इतना लंबा हमने काम नहीं करना, डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन पर आना है और हेडिंग लगा लेना है कि पहले क्या मालूम करने जा रहे हैं। तो पहले हम मालूम कर लेते 4n, n के लिए काम करते हैं, न्यूट्रॉन के लिए। तो न्यूट्रॉन मालूम करने का फॉर्मूला ऊपर से निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल टू Z प्लस N। अच्छा, इसको आप लोग छोटे ही लिख दीजिए, मसला नहीं है वहां पर। N न्यूट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आपको बताया था ऊपर वाला जो चीज होता है इसको हम कहते हैं, ये मास नंबर होता है, और मास नंबर का जो सिंबल होता है वो होता है A, और नीचे वाला जो नंबर होता है इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और नीचे वाले का जो सिंबल होता है वो होता है Z। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, n की वैल्यू निकल आएगी। A कितना है मास नंबर? 39, Z एटॉमिक नंबर 19 प्लस का n, 19 को उस तरफ भेज दीजिए, 39 माइनस का 19 n इज इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहां हो जाएगा 20। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। 4 कुछ भी निकाल लो, प्रोटॉन निकाल लेते हैं हम। अब प्रोटॉन निकालने के लिए फॉर्मूला मौजूद है। अब ये 3 है तो एक टाइम में तीनों तो नहीं लेंगे, एक टाइम में आपने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 2 ही लेना है। तो फिलहाल इलेक्ट्रॉन का काम नहीं है, P और Z ले लेते हैं। तो आप लिख सकते हो यहां पर P इज इक्वल टू Z, P इज इक्वल टू Z। P मतलब प्रोटॉन और Z मतलब एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर कितना है? 19। याद रखिएगा नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, इसमें गलती नहीं करना आपने। ये निकल आया 19। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन की तरफ। 4e इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला अब वहीं से लिखेंगे। अब E इज इक्वल टू P लिख दो, या तो E इज इक्वल टू Z लिख के काम कर लो, ज्यादा बेहतर है। तो E इज इक्वल टू जनरली में Z चलते हुए आता है, तो E इज इक्वल टू Z, और Z मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है? 19। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल यहां पर हो गया इस तरह से मुकम्मल। सेकेंड न्यूमेरिकल कैसे है भाई? अगला न्यूमेरिकल जो हम बनाते हैं Na पर बनाते हैं, या तो एक, हाँ, Na ऊपर 23 नीचे 11 और इधर लगा देता हूँ प्लस का 1 ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए उसके कंपैरिजन। ये हम कर रहे हैं पार्ट 2। अब बताया ऊपर वाला जो नंबर होता है सॉल्यूशन, और ऊपर वाला नंबर याद रखिएगा हमेशा, जो उल्टे हाथ के ऊपर होता है वो मास नंबर होता है, और नीचे वाला एटॉमिक नंबर। और ये तो बताता है लॉस और गेन के बारे में। तो ये पीछे बताया भी, तो प्लस का मतलब हमारे दिमाग में होता है कि जमा हो जाना, लेकिन यहाँ पर प्लस का मतलब जमा होना नहीं होता है, बल्कि लॉस होने के लिए कहा जाता है। सबसे पहले हम निकालेंगे न्यूट्रॉन, तो एक हेडिंग लगाया 4n, ठीक है। फिर हम निकालेंगे 4p,
P और फिर निकालेंगे 4E। तीनों को हेडिंग एक साथ लगा देता हूँ। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला वही है, A इज इक्वल टू जेड प्लस एन। लिख दीजिए यहाँ पे A इज इक्वल टू जेड प्लस एन। ए मतलब एटॉमिक नंबर मत समझिएगा, बार बार यही होता है A4 एटॉमिक नंबर होना, A4 एटॉमिक नंबर नहीं, A4 मास नंबर है। ऊपर 23 है, 23 Z की वैल्यू नीचे वाली 11 प्लस का n, 23 प्लस का 11 इधर जाएगा, माइनस का 11 n, और n की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से माइनस करने पर 23 को 11 से माइनस करिए 12 आ जाएगा। ये निकल आया न्यूट्रॉन। प्रोटॉन निकालोगे वो रहा फॉर्मूला P इज इक्वल टू, अभी इतने हिस्से को इग्नोर कर दीजिए, P इज इक्वल टू Z हो जाएगा। लगा दो यहाँ पे P इज इक्वल टू Z। P इज इक्वल टू Z असल में एटॉमिक नंबर ये नीचे वाला नंबर होता है, 11 आया इसका। अब एक नया कहानी इसके अंदर होगा, जो इससे ये सवाल वैसे ही बना, ये भी वैसे ही बना, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब निकालने जाओगे तो यहाँ पे इतना तो लिखोगे E इज इक्वल टू Z। इलेक्ट्रॉन निकालना है, Z कितना है, नीचे वाला नंबर 11, लेकिन +1 जो है ना इसके अंदर, ये बता रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। 11 इलेक्ट्रॉन, ये जो लिखा है ना 11 इलेक्ट्रॉन हुआ करता था। अगर +1 नहीं होता ना तो मैं यहाँ पे 11 लिख के छोड़ देता, लेकिन ये +1 आने का मतलब ये बता रहे कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया है। कभी हुआ करता था इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 11, लेकिन +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो आप यहाँ पे -1 लगाओगे, प्लस का 1। कुछ बच्चे ना वो प्लस देख के +1 लगा देते। प्लस मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, इस तरह से NaCl +1 और -1, वहाँ यही होता था, सोडियम अपना Na से इलेक्ट्रॉन निकल के Cl में चला जाता था। तो प्लस का मतलब लॉस के लिए दिया जाता है, लॉस का मतलब क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट करना। और E इज इक्वल टू 10 आ गया यहाँ पे एक और आंसर। अब आते हैं इसके अलावा इस और भी कुछ सवालात को सॉल्व करते हैं इसके अंदर, तीसरे पार्ट में आते हैं इसके। और अब करते हैं ऑक्सीजन में थोड़ा सा, -2, ऊपर 16 है और नीचे 8 है। सॉल्व तो पहले निकालते हैं हम यहाँ पर भी न्यूट्रॉन। पहले हम 4n के लिए काम करेंगे, फिर करेंगे 4p के लिए, और आखिरी में करेंगे 4e के लिए। अच्छा जी, न्यूट्रॉन निकालना है, फॉर्मूला वही रहेगा, A इज इक्वल टू Z प्लस n। A मतलब एटॉमिक नंबर नहीं है, मास नंबर है। तो ऊपर वाला नंबर मास नंबर होता है, 16 इज इक्वल टू 8, ठीक है, नीचे वाला और प्लस का n। ये 16 है, प्लस का 8 इधर जाएगा तो माइनस का 8, और 16 में से 8 को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इन केस कभी गलत हो जाए ना, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि A इज इक्वल टू Z प्लस n। इन केस आप गलती से ना, ऊपर तो चलता मास नंबर, अब ऊपर वाली की वैल्यू के बजाय अगर खुदा ना खास्ता कभी यहाँ डाल दिया 8 और इज इक्वल टू Z, फिर कितना होगा, आप लोग यकीनन उल्टा कर देते हो खुदा ना खास्ता एग्जाम में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर Z की वैल्यू 16 प्लस का n, ये 8 प्लस का 16 इधर जाएगा तो माइनस का 16 इज इक्वल टू, और n की वैल्यू फिर किस में आ जाएगी, प्लस का 8 माइनस का 16, प्लस माइनस काम माइनस का होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। न्यूट्रॉन नेगेटिव में नहीं आता। इन केस कभी हो जाए तो ये उसका एक ट्रिक है याद रखने का कि भाई आपका न्यूट्रॉन कभी नेगेटिव नहीं, अगर उल्टा होता है तो नेगेटिव आ जाता है। दूसरा तरीका ये होता है याद रखने का कि भाई 16 पहले या 8 पहले, तो 16 पहले है ना, तो 16 ही को पहले रखा जाएगा। ये सब जुगाड़ है कि आपके एग्जाम में आगे पीछे नहीं हो जाए, 16 पहले लिखा जाएगा और इज इक्वल टू के बाद जो नीचे है वो चीज लिखा जाएगा। अच्छा भाई, और आगे बढ़ते हैं, प्रोटॉन निकालने। तो प्रोटॉन का फॉर्मूला P इज इक्वल टू Z। P इज इक्वल टू Z होता है, नीचे वाला 8 आ गया यहाँ पर आंसर। आ जाओ इलेक्ट्रॉन की तरफ। इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला भी यही होता है जो प्रोटॉन के लिए होता है, E इज इक्वल टू Z। ये फॉर्मूला यूं ही होता है, लेकिन ऊपर सिचुएशन देखा जाता है, -2 ये बता रहा है कि गेन होना, माइनस बता रहा है गेन होना, और उसके साथ जो नंबर बताता है वो बताता है कितना गेन हो रहा है। यहाँ +1 था, इसका मतलब लॉस, और 1 बता रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। यहाँ पर माइनस बता रहा है गेन हो रहा है, और 2 बता रहा है 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो अब यहाँ पर 2 लिखोगे, जब 1 था तो 1 लिखा, यहाँ 2 है तो 2 लिखा, लेकिन गेन हो रहा है तो अब प्लस लिखिएगा, माइनस नहीं लिखिएगा। E इज इक्वल टू Z प्लस Z की वैल्यू कितनी है, अच्छा यहाँ पर भी हमें ऊपर लिखना था ना -1, यहीं से लिखते, फॉर्मूले से लिखते हुए जाना था। ये फॉर्मूला -1 +1 चेंज हो सकता है हमारे पास। अच्छा जी, Z 8
प्लस का 2 E इज इक्वल टू 8 और 2 10। ठीक है, अगर मैं साइड में एक फॉर्मूला भी लिखना चाहूँ तो आप इलेक्ट्रॉन के लिए, ये तो हमेशा यही होता है, P इज इक्वल टू जेड, ये तो 100% यही होता है, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं अलग से एक और लिख दूं आपके लिए कि आसानी हो जाए, E इज इक्वल टू जेड के साथ प्लस या माइनस हो सकता है कोई नंबर पे, और यहाँ पे मैं बॉक्स बना के छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, E इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस, कभी प्लस में वैल्यू आएगी कभी माइनस में आएगी, और जब ये कब आती है, जब ऊपर का नंबर देखकर। अब ऊपर का नंबर देखकर प्लस है तो प्लस नहीं लगा देना, ये सिचुएशन चेंज होता रहता है। ये आयोन्स के लिए होता है, जब कोई एटम आयोन्स की सूरत में आए। ये एटम की सूरत में आया था ना, इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना गेन किया, तो ना आपने +1 लगाना ना -1 लगाना, ना +2 लगाना ना -2 लगाना, ना यहाँ पे कोई चीज प्लस करना है ना माइनस करना है। लेकिन अगर ऊपर आयोन आ जाए तो फिर आपको प्लस माइनस करना पड़ता है। अच्छा, कुछ सवालात मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ, आप लोग ना इसको जरा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद ना मैं आपको इसको ट्रिक बता दूंगा कि ये सवाल अगर एमसीक्यूज की सूरत में आए तो उसको कैसे डील किया जाता है डायरेक्ट। तो मैं यहाँ पे सवालात लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करें। एक सवाल जी, ये कुछ सवालात थे, आप इसको पूरा प्रोसेस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अब इसका एज अ एमसीक्यूज बता रहा हूँ। अगर इसको प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करना तो ये हेडिंग लगाकर काम करिएगा, एग्जाम में ये आ चुका है, माजी में कई बार, पिछले 20 सालों में ये 10 बार आ चुका है। तो आपको इसी तरह से हेडिंग बना के करना पड़ेगा, एक सवाल के 1 नंबर मिलता है। लेकिन अगर यही चीज 1 नंबर कभी 2 नंबर के लिए इस तरह सवाल बने हुए होते हैं, लेकिन अगर यही सवाल एज अ एमसीक्यूज बनकर आ जाए तो अब इसको आपने अलग तरीके से डायरेक्ट कैसे निकाला जा सकता है। तो देखिए, इसका ट्रिक ये है कि अगर आपने इसका निकालना न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका ये होता, ऊपर से नीचे वाले को माइनस कर दो। यहाँ पर यही तो किया था, 39 में से 19 माइनस किया तो 20 आ गया, 23 में से 11 माइनस किया तो 12 आ गया, 16 में से 8 माइनस किया तो 8 आ गया। तो किसी भी एटम का अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो इस ट्रिक से निकाल सकते हो न्यूट्रॉन। तीनों का मैं सबका न्यूट्रॉन एक साथ लिख देता हूँ। ये देखिए, 19 में से 9 जाएगा तो न्यूट्रॉन 10 आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो न्यूट्रॉन 4 आ जाएगा, 24 में से 12 जाएगा तो 12 आ जाएगा, 15 में से 7 जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पर 24 में से 12 जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12। निकल गया हमारे पास न्यूट्रॉन। अब आते हैं प्रोटॉन की तरफ कि सबका प्रोटॉन मालूम कर लेते हैं कि प्रोटॉन क्या निकलेगा। आप लोग इसको बाय स्टेप कर सकते हो, ये मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया। प्रोटॉन का लेना देना कहाँ से है भाई, नीचे वाले नंबर से होता है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होगा, इसमें कोई रद्दो बदल होता नहीं। इलेक्ट्रॉन में चांसेस होता है कम या ज्यादा हो सकता है, वो एटॉमिक नंबर के बराबर से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन तो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है। अगर खुदा ना खासा प्रोटॉन कम हो जाए तो एटम अपना पहचान खो देता है। तो ये दोनों बिल्कुल इक्वल ही होता है। तो चेक कर लीजिए, सबका यही था, 19 था तो प्रोटॉन 19, इसका एटॉमिक नंबर 11 था तो प्रोटॉन 11, इसका एटॉमिक नंबर 8 था तो प्रोटॉन 8। अगर इसमें चेक करो, इसका एटॉमिक नंबर, नीचे वाला नंबर एटॉमिक नंबर होता है, वहां लिखा हुआ भी है, तो एटॉमिक नंबर 9 है तो प्रोटॉन कितना होगा, 9 होगा। एटॉमिक नंबर 3 है तो प्रोटॉन भी 3 होगा। एटॉमिक नंबर 12 है तो प्रोटॉन भी 12 होगा। एटॉमिक नंबर 7 है तो प्रोटॉन भी 7 होगा। एटॉमिक नंबर यहाँ पे 12 है तो प्रोटॉन भी 12 होगा। अब रह गई एक आखिरी चीज कि हर एक का इलेक्ट्रॉन निकाल लो। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना है, नीचे वाले नंबर से ही होता है। जो नीचे वाला नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन बाज वक़्त कुछ चेंजिंग हो जाता है अगर एटम के ऊपर कोई आयोन दिया हुआ, कोई चार्ज गिवन है। देख लीजिए, इसके अंदर चार्ज गिवन है, चार्ज माइनस के साथ है, इसका मतलब है कि लॉस नहीं, माइनस बताता है गेन को। तो याद रखने का तरीका, 9 में से 1 को माइनस नहीं करना बल्कि उल्टा आपने जमा कर देना है, उल्टा प्रोसेस करना है। तो 9 और 1, -1 के बजाय +1 लिखेगा, दिखेगा -1, आपने काम उल्टा कर देना उसका। तो 9 में 1 ऐड किया 10। यहां पर आइए, 3 और 1 4 नहीं, जमा नहीं करना है, जब प्लस होगा तो आपने माइनस कर देना है माइंड में। तो 3 में से 1 माइनस करो, 2 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि +1 का मतलब यही होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इधर आ जाइए, 12 है, प्लस लिखा हुआ है तो 12 और 2, आपने 14 नहीं करना है बल्कि प्लस का मतलब यहाँ पे उल्टा काम करना, 12 में से 2 माइनस कर दीजिए, यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। इधर आ जाइए, कोई ऊपर चार्ज नहीं है तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट क्या लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए। यहाँ पर भी ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए 12।
तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, क्योंकि जब इस वीडियो में आए थे तो आपको खाली हाथ नहीं भेजना था। इस वीडियो में आपको कुछ देकर भेजना था। ये सवालात आपके पेपर के अंदर आते हैं और इसके अंदर कुछ बेसिक टूल्स थी, जो आगे आपको स्टेट्स ऑफ मैटर और मुख्तलिफ तरह के सॉल्यूशंस वगैरह पढ़ने में काम आएगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम ताकतवर होता है, उसका कम मास होता है, प्रोटॉन ज़्यादा ताकतवर होता है, उसका ज़्यादा मास होता है, उसके अंदर खींचने की ताकत ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देख ली है। अब अगला वीडियो तो आपको इसके अंदर चलता रहेगा, लेकिन आपसे यही गुजारिश है कि आप इन वीडियोस को, जो नील बोहर, रदरफोर्ड है, इसके अलावा ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ये सारी चीज़ें आप एंड में पढ़िएगा, जब आपका सारा चैप्टर इसका मुकम्मल हो जाए, उसके बाद देखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।